मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका। चर्चा हो रही है सिकल सेल एनीमिया पर। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं शहर के जाने माने बाल रोग चिकित्सक डॉक्टर नरेश जी तायडे। सर, इस बीमारी से पीड़ित बच्चों के इतने सालों से आप देखरेख कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से इस बीमारी के बारे में समाज में काफ़ी मिथ्या धारणा, गैरसमझ व्याप्त हैं। ऐसी किन बातों का आपको अक्सर सामना करना पड़ता है? सच कहा आपने। सिकल सेल के बारे में भी टीबी और कुष्ठ रोग के जैसी बहुत सारे मिथ्या धारणाएं समाज में प्रचलित है। जैसे कि सिकल सेल यह बीमारी मरे हुए गाय का मांस खाने से होती है या देव भगवान के अभिशाप से होती है। सिकल सेल यह बीमारी विशिष्ट जाति समुदाय से संबंधित है, या सिकल सेल यह बीमारी में बच्चा 18 या 20 साल के ऊपर नहीं जी पाता, या सिकल सेल बीमारी से पीड़ित व्यक्ति ने शादी नहीं करनी चाहिए या उसको शादी के बाद में बच्चे नहीं होते हैं, या सिकल सेल पीड़ित व्यक्ति को अगर रक्त दिया जाए तो उसको रक्त देने की आदत पड़ जाती है, या सिकल सेल पीड़ित व्यक्ति ने खून बढ़ाने के लिए लोहे के बर्तन में बनाया हुआ खाना चाहिए या लोह वाली गोलियां उसने लेनी चाहिए। दर्शकों, जिन बातों का डॉक्टर तायडे सर ने जिक्र किया है, आप सभी से अनुरोध है कि ये नितांत गलत है। इनमें से किसी बात को आप विश्वास न रखिए, और अगर किसी भी तरह की कोई शंका हो तो एक्सपर्ट द्वारा उसका आप निदान कर लीजिए। उसी तरह से एक निश्चित तौर से जो जानी मानी बात है वो ये है कि ये छुआछूत की बीमारी भी नहीं है कि अगर किसी सिकल सेल व्यक्ति के आप संपर्क में या उसको छू लिया तो ये बीमारी आपको हो जाएगी। तो सर, अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति में अगर लगता है कि शायद इसको सिकल सेल हो सकता है, या आप कह रहे हैं कि नॉर्मल व्यक्ति में ये होने की संभावना है, तो किस जांच के द्वारा ये पता चलेगा कि उस व्यक्ति को सिकल सेल है या नहीं है, और किन विशिष्ट व्यक्तियों ने इसकी जांच अवश्य करानी चाहिए? सिकल सेल होने का अंदेशा तो शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा, लाल रक्त पेशियों का आकार और सिकलिंग टेस्ट द्वारा हो सकता है, लेकिन यह जांचें कभी कभी वाहक व्यक्ति में पूरी तरह नॉर्मल आ सकती है। इसीलिए 100% पूरे तरह से निदान करने के लिए एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस यह जांच करवाना बहुत ही ज़रूरी है। सिकल सेल में एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस में हीमोग्लोबिन एस के प्रमाण द्वारा हम यह पता लगा सकते हैं कि वह व्यक्ति इस बीमारी का वाहक है या वह व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित है। यह जांच जिस भी घर में सिकल सेल पीड़ित व्यक्ति या वाहक व्यक्ति का निदान होता है, उसी प्रकार किसी भी व्यक्ति में अगर इस बीमारी से संबंधित कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं, तथा घर में जो विशिष्ट जाति समुदाय में के लोग हैं, उनके शादी के वक्त में, शादी से पहले या बच्चे होने से पहले उन्होंने अपनी जांच इस बीमारी के लिए करना बहुत ही ज़रूरी है। उसी प्रकार बहुत बार हमें यह दिखाई देता है कि जब पहला बच्चा हो जाता है और वो यह बीमारी से पीड़ित निकलता है, तब माँ पिताजी को पता चलता है कि वो ये इस बीमारी के वाहक है, या शादी के बाद में कभी कभी पता चल जाता है कि वह ये इस बीमारी के वाहक है। ऐसे वक्त में दूसरा बच्चा रखने से पहले तज्ञ डॉक्टर की सलाह ले। उसी प्रकार जब दूसरा बच्चा पेट में रहे तो पहले 3 महीने में गर्भधारणा के दौरान पेट में होने वाले बच्चे की गर्भजल चाशनी या सीवीएस द्वारा जांच करके हम ये पता लगा सकते हैं कि होने वाला बच्चा इस बीमारी से पीड़ित है या नहीं है। अगर वह बच्चा इस बीमारी से पीड़ित है तो हम उसका कानूनन गर्भपात भी करवा सकते हैं। दर्शकों, जब इस बीमारी का इतिहास हम टटोलते हैं तो ये पता चला कि ये बीमारी सबसे पहले कनाडा में सन 1910 में डॉक्टर जेम्स हेरिक ने एक मेडिकल स्टूडेंट में सिकल सेल उसके रक्त में जब पाया तब इसका पता चला, और हमारे देश में इस बीमारी का पता सन 1951 में हुआ। और तब से शोध इतना ज़्यादा हो रहा है, यहाँ तक बात बढ़ गई है कि सन 1973 में अमेरिका में सिकल सेल से पीड़ित व्यक्ति की जो औसत आयु थी वो मात्र 14 वर्ष थी, और आज यह आयु बढ़ के 40 से 60 वर्ष हो गई है। उम्मीद करते हैं वैज्ञानिक प्रगति के साथ यह आयु और इस पे उपचार, शायद इसमें और सुधार और इम्प्रूवमेंट हो सकता है।
डॉक्टर नरेश जी, एक बहुत ही सार्थक चर्चा है, इसके हम अंतिम मोड़ पर हैं। तो जब हमें पता चल गया कि कोई व्यक्ति सिकल सेल से पीड़ित है, तो निश्चित तौर से उसके कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए, वह व्यक्ति अच्छी आयु जीना चाहिए, इसलिए उसने किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? सिकल सेल पीड़ित व्यक्ति ने अगर लंबी आयु जीनी है तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी उसे पता चले कि वह सिकल सेल से पीड़ित है तो तुरंत तज्ञ डॉक्टर से सिकल सेल इस बीमारी के बारे में पूरी तरह जानकारी हासिल करवा लें। जब भी वह किसी और डॉक्टर के पास में किसी चीज़ के लिए जाए तो उसे यह ज़रूर बताए कि वह सिकल सेल इस बीमारी से पीड़ित है। उसी प्रकार इस व्यक्ति ने खूब पानी पीना चाहिए, स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, बाहर का खाना प्रतिबंधित करना चाहिए, लसीकरण तज्ञ डॉक्टर द्वारा संपूर्ण करवा लेना चाहिए। उसने जब भी उसको बहुत ज़्यादा तीव्र दर्द हो, सांस की तकलीफ़ हो, एकदम से सफ़ेद दिखाई देने लगे, पेट में तिल्ली का आकार अचानक से बढ़ जाए, खून की बहुत कमी हो, तो तुरंत तज्ञ डॉक्टर से सलाह से इलाज करवाना चाहिए। अगर ये तकलीफ़ ना भी हो तो भी समय समय पे तज्ञ डॉक्टर के द्वारा जांच करवाना ज़रूरी है। उसी प्रकार सांस की तकलीफ़ ना हो इसके लिए प्राणायाम या बलून फुगाने जैसे व्यायाम करवाने चाहिए। इस व्यक्ति ने हमेशा मन में सकारात्मक विचार रखने चाहिए और इस बीमारी के प्रति अपना दृष्टिकोण अच्छा रखना चाहिए, तो वह लंबी आयु जी पाता है। बहुत बार लोगों में ऐसा भी गलतफहमी होती है कि एलोपैथी में इसका इलाज नहीं है तो आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक की तरफ जाते हैं, लेकिन सबने इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि कोई भी पैथी में इस बीमारी का 100% पूरा इलाज केवल गोली दवाई से होना संभव नहीं है। एक ही चीज़ द्वारा इसका पूरा इलाज किया जा सकता है, जिसे हम कहते हैं अस्थि मज्जा प्रतिरोपण, जिसको कहा जाता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट या कॉर्ड ब्लड ट्रांसप्लांट। लेकिन यह उपचार केवल कुछ रोगियों के लिए जिनमें जिस बीमारी का बहुत ज़्यादा प्रादुर्भाव है उन्हीं के तक सीमित है। दर्शकों, ऐसा माना जाता है कि अगर कॉम्प्लिकेशन को हम बचा सकें, सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, तो ऐसे मरीज इनकी आयु बढ़ सकती है। जिस तरह से डॉक्टर तायड़े जी कह रहे हैं कि समाज में इस बीमारी के प्रति काफ़ी मिथ्या धारणा है, मिसकंसेप्शंस है, तो ज़रूरी कि हम उसे दूर करें। और इस बीमारी पर अब तक क्योर या पूरी तरह से उपचार अब तक संभव नहीं है, और जिन उपचार की डॉक्टर तायड़े ने चर्चा की है, ये बहुत कम सेंटर पर बहुत खर्चीले और बहुत कम लोगों के लागू पड़ रहे। हालांकि इस पर शोध पूरी गति से पूरे दुनिया में चल रहा है। हर उम्मीद करते हैं कि शीघ्र ही ये हमारे देश और बाकी लोगों के लिए भी उपलब्ध हो। डॉक्टर नरेश जी, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जो एक्सपर्ट होते हैं उनके स्वभाव और उनकी वृत्ति से संबंधित कुछ विशेषताओं को हमारे दर्शक के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो ये उनके लिए जानकारी का काम करती है और शायद मोटिवेशन, प्रेरणा का भी काम कर सकती हैं। मैं जितना आपको जानता पहचानता हूँ, तो मुझे पता है कि किसी विषय पर चर्चा के पहले आप उस विषय पर काफ़ी गहराई से अभ्यास करके, पढ़ाई करके बाद में चर्चा करते हैं। तो मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मेडिकल साइंस में इस अभ्यास वृत्ति का कहाँ तक महत्व है? मेडिकल साइंस में मेरा ये ख्याल है कि इस अभ्यास वृत्ति का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि मेडिकल साइंस यह चेंजिंग ब्रांच है। नए नए शोध आते रहते हैं, जिसके कारण लोगों के आयु में और रोगों से बचाने के लिए नई नई दवाइयाँ आती रहती हैं। तो ये सब की जानकारी रखना खुद के लिए और रोगियों के इलाज के लिए भी हमेशा फ़ायदेमंद सिद्ध होता है। और इन सब करने के लिए हमें बहुत सारे वर्कशॉप अटेंड करना, कॉन्फ्रेंसेस में जाना, नई नई किताबें पढ़ना, जर्नल्स और वैद्यकीय साइट्स पे जानकारी हासिल करना, यह सब करना पड़ता है। तो मैं तो सोचता हूँ कि ये सिर्फ मेडिकल साइंस नहीं बल्कि हर ब्रांच के लिए, हर शाखा के लिए, हर व्यक्ति के लिए उतनी ही लागू पड़ती है कि आप जितना अपडेट रहोगे उतने, अगर आप पिछड़ गए तो आप पीछे रह जाओगे।
दर्शकों, आज एक बहुत ही सार्थक और दिलचस्प चर्चा सिकल सेल एनीमिया पर हुई, जिसमें से जो कुछ मुख्य मुद्दे उभर कर आए वो इस तरह से हैं कि यह बीमारी हमारे रक्त लाल पेशी से संबंधित एक आनुवांशिक बीमारी है जो माता पिता या पिछली पीढ़ी से अगली पीढ़ी में आती है। नई जांचों के द्वारा इसका निदान न केवल जीवित व्यक्ति में संभव है बल्कि गर्भ में पल रहे शिशु में भी ये संभव है, और कानूनन अगर वह शिशु इस रोग से पीड़ित है तो उसका गर्भपात कराया जा सकता है। हालांकि आज की घड़ी में इस पर पूर्ण रूप से कोई उपचार संभव नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक प्रगति के साथ हम ये आशा करते हैं कि आने वाले समय में इस तरह के रोगियों के लिए कोई पूर्ण तरह से इस रोग से पूर्ण तरह से स्वतंत्र करने के लिए शायद कोई उपचार पद्धति या दवाई उपलब्ध हो। लेकिन तब तक ऐसे रोगियों ने जिन बातों की डॉक्टर नरेश जी ने चर्चा किया उनका पूर्ण रूप से पालन करना ज़रूरी है। हाँ, एक बात निश्चित है कि अगर कोई बच्चा या व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित हो तो उसे वो छिपाए नहीं, लेकिन चर्चा जब करें तो विषय संबंधी व्यक्तियों से ही करें, क्योंकि अगर किसी कारण से उसे किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़े तो उसने ये बीमारी और इस बारे में पूरे डिटेल्स उन डॉक्टर साहब को बताने चाहिए ताकि उसके इलाज में सुगमता हो, सरलता हो। एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो आज व्हाट्सएप पे भेजी गई है वो इस तरह से है कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। सीधा सा मतलब है, सिर्फ भाग्यवादिता पर हमें निर्भर न होकर हमें अपने कर्मों को प्राधान्य देना चाहिए। आप काम करते रहिए, फल अवश्य मिलेगा, और इन अच्छे कर्मों से आप अपना मुकद्दर, अपना भाग्य, अपना नसीब बदल सकते हैं। हमारी हमेशा से हमारे दर्शकों के लिए, सब परिवार के लिए ये ख्वाहिश होती है, दुआ होती है कि आपका आने वाला कल आज से अधिक स्वास्थ्यवर्धक और मंगलमय हो। आज आप जितने खुश हैं उससे अधिक खुश आप कल हो, और ये खुशी आप सभी में बांटें तो खुशी दुगुनी होगी। अगले हफ्ते एक नए विषय पर एक नए एक्सपर्ट के साथ आपसे फिर बातचीत होगी, और तब तक आपसे इजाज़त लेते हैं। और डॉक्टर नरेश जी स्टूडियो में आकर इतने अच्छे विषय पर इतने दिलचस्प तरीके से, आसान तरीके से आपने हमारे दर्शकों को जो मार्गदर्शन किया, इसके लिए हम तहे दिल से आपके आभारी हैं। धन्यवाद। नमस्कार।